आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है विजयनगर की प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। इसके पहले मैंने आप लोगों को विजयनगर की राजनीतिक जो स्थितियां थीं उसके बारे में चर्चा कर लिया था। तो इसलिए आइए हम ये देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। आप कहेंगे कि सर राजतंत्रात्मक है, या आप कह सकते हैं मोनेर्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि राजा ही सारी शक्तियों का स्रोत है। परंतु हमें यह भी याद रखना होगा कि समस्त शक्तियों के स्रोत के बावजूद राजा निरंकुश नहीं है। अब क्यों नहीं है? आप कहेंगे क्योंकि राजा लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, या लोक कल्याणकारी स्टेट की स्थापना उसका लक्ष्य है, मतलब पीपल्स वेलफेयर की बात करता है वो। फिर आप याद रखेंगे राजा राय की उपाधि धारण करता था। मतलब राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। और इस राय के नीचे कौन था? आप कहोगे कि सर युवराज था। ठीक है, और युवराज के लिए, युवराज की ताजपोशी के लिए एक उत्सव किया जाता था जिसे युवराज पट्टाभिषेक कहा जाता था। क्लियर? आप ये भी आप याद रखेंगे कि विजयनगर में संयुक्त शासन प्रणाली है। संयुक्त शासन प्रणाली की परंपरा रही है। कौन सी परंपरा रही है? तो आप कहेंगे कि सर संयुक्त शासन प्रणाली की परंपरा यहां मौजूद थी। जैसे दो राजाओं ने एक साथ शासन किया है, जैसे हरिहर और बुक्का ने एक दूसरे के पूरक के रूप में शासन किया है। बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट। इन दोनों ने क्या किया है? एक दूसरे के पूरक के रूप में शासन किया है। और इसके अतिरिक्त विजय राय और देवराय सेकंड, विजय राय और देवराय सेकंड, इन्होंने भी संयुक्त शासन किया था। क्लियर? अब बच्चों हमको एक चीज याद रखना है, राजा की सलाहकारी संस्था कौन सी है? राजा की एडवाइजरी सलाहकारी संस्था, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। तो एक काम करो, आप ऐसे कर लो, दो संस्थाएं हैं सलाहकारी में, एक और दो। देखो, एक तो कर लो आप राज परिषद कर लो, और दूसरा क्या करोगे? सामान्य परिषद कर लो। आप सामान्य परिषद, ठीक है। तो ये मुख्य सलाहकारी है, ये मतलब मेन एडवाइजरी बॉडी यही है। सामान्य परिषद भी करती थी, और सामान्य परिषद में मुख्यतः दो लोग आते थे। प्रांत के गवर्नर आते थे, गवर्नर, ठीक है, जिसे हम लोग आगे चल के दंडनायक बोलेंगे। और इसके अतिरिक्त एक और आता था, और वो कौन है? आप कहेंगे नायक है। अब ये नायक क्या है? आप कहेंगे कि सर नायक ये सैनिक सामंत है, सैनिक सामंत है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, इन दोनों के नीचे मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी, ठीक है। अब मंत्री परिषद के कुल 20 सदस्य थे, और ये 20 सदस्य
प्रायः सवर्ण होते थे। जैसे हम लोग के यहाँ आज अवर्ण और सवर्ण होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर 20 सदस्य थे और ये उच्च जातियों से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। और इसके साथ साथ इन 20 लोगों की एक योग्यता थी। पहली चीज तो उनका विद्वान होना जरूरी था। सवर्ण होना तो जरूरी है, मतलब उच्च जाति का होना तो जरूरी था ही, इसके अतिरिक्त विद्वान होना जरूरी था। और उनकी एज 50 से 70 वर्ष के बीच होनी जरूरी थी। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो मंत्रिपरिषद है, इसका जो प्रधान है, प्रधान किसका? मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है, उसे क्या कहा जाता था? प्रधानी कहा जाता था। ब्रैकेट में आप कह सकते हैं वर्तमान का प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। और जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था, अध्यक्ष, ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता था उसे सभानायक कहा जाता था। लोकसभा का स्पीकर जैसा पद है ये, सभानायक। क्लियर हो गया? और बच्चों, इस मंत्रिपरिषद के नीचे एक अधिकारियों का वर्ग था, दंडनायक। ये कोई अधिकारी नहीं है। आप कहेंगे कि सर वर्तमान के आईएएस ऑफिसरों जैसा एक वर्ग है ये। जैसे वर्तमान में समस्त बड़े पद किससे लिए जाते हैं? आईएएस ऑफिसर से लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दंडनायकों से ही उस समय बड़े बड़े पद लिए जाते थे। हाँ, दंडनायकों के नीचे जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, तो जो कनिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे उसको कार्यकर्ता कहा जाता था। बस इतनी चीजें आपने जान लिया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर कार्यकर्ताओं के बाद एक और संस्था आती है, सचिवालय। सचिवालय, सेक्रेटरिएट। तो जो सचिवालय हुआ करता था उसका प्रमुख, उसमें क्या होता था? अनेक विभाग होते थे, अनेक विभाग होते थे और हर विभाग का अपना सचिव होता था। और सचिव को क्या कहा जाता था? रायसम कहा जाता था, रायसम कहा जाता था, ठीक है। तो जैसे रायसमों में भी कुछ का नाम हम याद रखते हैं, कर्णिक रायसम, कर्णिक रायसम। तो कर्णिक रायसम क्या है? आप कहेंगे सर महालेखाकार है। कर्णिक रायसम क्या है? लेखाकार है, ठीक है। और माननीय प्रधान, माननीय प्रधान ये क्या है? आप कहेंगे गृह विभाग का सचिव है ये, होम मिनिस्टर का यह सचिव है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और हम लोग कर लेते हैं सी पॉइंट, वो है मुद्राकर्ता। मुद्राकर्ता, तो मुद्राकर्ता क्या है? आप कहेंगे यही मुद्राकर्ता ही शाही मुद्राओं को का प्रमुख था, यही जारी कराता था, शाही मुद्राओं को यही जारी कराता था। बस क्लियर? तो आपने ये क्या देखा? आपने ये देखा केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। ये पूरा मैटर कहाँ गया? आप कहोगे कि सर यह केंद्रीय प्रशासन है, इसमें अभी सैन्य मामले नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो आइए अभी सैन्य मैटर बाद में, सेना का मैटर बाद में हम लोग देख लेते हैं। अब आप हेडिंग डालते रहिए, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग प्रांतीय प्रशासन। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों सबसे पहली बात हमारे सामने ये है, चले तो देखिए
जो प्रांतीय प्रशासन है, हेडिंग डाल देते हैं। प्रांतीय प्रशासन। तो आपको याद रखना होगा प्रांतों को क्या कहा जाता था। यहां प्रांतों को कहा जाता था मंडलम, ठीक है। और मंडलम भी कहा जाता है, और भी कुछ नामों से जाना जाता है, वो भी लिख लीजिए आप। मंडलम कहा जाता है, रैया कहा जाता था, चावड़ी कहा जाता था, चावड़ी, और कहा जाता था पाठक, ठीक है। अब जो ये प्रांत हुआ करते थे, या मतलब ये कृष्णदेव राय के काल में 6 प्रांत थे। कितने थे? 6 प्रांत थे। बस आपने इतना जान लिया। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो मंडलम या रैया या चावड़ी या पाठक या प्रांत है, इसका जो प्रमुख हुआ करता था वह कोई दंडनायक होता था। प्रमुख दंडनायक होता था, और यह दंडनायक राजा का विश्वास पात्र होता था, ठीक है। क्लियर ना? तो अब हमको एक चीज याद रखना है, ये जो मंडलम है इसका विभाजन किया गया था बलनाडु में। बलनाडु में किसका? मंडलम का विभाजन किया गया था बलनाडु में। इसी को आप कोट्टम भी कह सकते हैं, कोट्टम, ठीक। अब ये जो बलनाडु है इसको नाडु में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? नाडु में बांटा गया था, ठीक है। और नाडु की जो सभा है उसे नातवार कहा जाता था। ये उसकी कार्यपालिका है, नातवार, ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। और नाडु को किस में बांटा जाता था? आप कहोगे कि सर मेलग्राम में बांटा जाता था, मेलग्राम। अब मेलग्राम क्या है? आप कहोगे कि सर 50 जो गांव हैं, समूह है ये, ठीक है ना, 50 गांव का समूह है। फिर मेलग्राम को किस में बांटा जाता था? उर में बांटा जाता था, ठीक है। उर ही ग्राम है। लेकिन हमको एक बात याद रखना होगा, ठीक है। कुछ गांवों के समूह को स्थल या सीमा कहा जाता था। मतलब ग्राम समूह को स्थल या सीमा कहा जाता था। लेकिन अगर 50 गांव का समूह है तो वह मेलग्राम है, ठीक है। कुछ गांवों के समूह को स्थल या सीमा कहा जाता था, ठीक है। अब हमको एक चीज और याद रखना है, ठीक है। ये दंडनायक के बारे में जान लेना है कि दंडनायक का कार्य क्या है। तो देखिए, नए कर को लगाना, नए कर लगाना, ठीक है। पुराने करों में माफी देना, करों में माफी देना, एक तो ये हो गया। और क्या हो गया बच्चों? भूदान करना, भूमि का दान करना, ठीक है, का दान करना। ये किसका काम है? यह है दंडनायक का कार्य, ठीक है। अब जो दंडनायक है, ये दंडनायक जो है आप देख रहे हैं, इसकी अपनी कार्यपालिका थी, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव्स थी। तो इसमें ये अधिकारी को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक है ओलाई, ओलाई, दूसरा है दलवाय। कौन कौन है? कार्यपालिका, दंडनायक की जो कार्यपालिका है उसमें क्या आ रहे हैं? आप कहेंगे ओलाई, दलवाय, ठीक है। ये इस कार्यपालिका में के सदस्य हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त सामंताधिकारी आते थे, सामंताधिकारी, ठीक है, ये भी आया करते थे। क्लियर? अब हमको इससे हटना है और हमको क्या डालना है? आप कहेंगे कि स्थानीय प्रशासन की बात करनी है, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन में आइए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, न्यायकर व्यवस्था।
तो बच्चों देखो, ठीक है, नायंकर व्यवस्था, इसी को आप कह सकते हैं अमरम व्यवस्था। अब अगर आपसे पूछा जाए नायंकर क्या है, आप कहेंगे कि सर विजयनगर के सामंत हैं। ठीक है, तो जब सामंत हैं तो इन नायंकरों को वेतन तो दिया नहीं जाता था, भूमि दी जाती थी। और इस भूमि को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि अमरम कहा जाता था। ठीक है, और अमरम का मुखिया होने के नाते इसे अमर नायक भी कहा जाता था। मतलब अमरम भूमि को जो धारण करेगा वह अमर नायक कहा जाएगा। अब इसको क्या व्यवस्था करनी है, तो जिस व्यवस्था के लिए उसे नियुक्त किया गया था उस व्यवस्था को अमरम व्यवस्था या नायंकर व्यवस्था कहा जाता था। अमरम व्यवस्था कहा जाता था। भूमि को अमरम, और जो होल्ड करता है, इस भूमि को धारण करता है, उसे अमर नायक या नायक कहा जाता था। नायक, ठीक है। और जिस व्यवस्था के लिए दिया जाता था उस व्यवस्था को अमरम व्यवस्था कहा जाता था। किस व्यवस्था के लिए आपको दिया जाता है? ठीक है, एक सामान्य शासन के लिए दिया जाता है, सामान्य प्रशासन, और दूसरा सैन्य प्रशासन के लिए दिया जाता था। सैन्य प्रशासन के लिए, ठीक है, क्लियर। और इसी भूमि से इनको अपना राजस्व भी जुटाना होता था और राजस्व में बचत को इन्हें केंद्र में भेजना होता था। ठीक है, तो अब ये देखिए, सामान्य प्रशासन का एक प्रतिनिधि होता था जिसे स्थानपति कहा जाता था, और सैन्य प्रशासन का प्रतिनिधि यह सेनापति होता था। ठीक है, और ये स्थानपति और ये सेनापति, ये दोनों कहाँ रहते थे? आप कहोगे कि सर राजधानी विजयनगर में रहते थे, और राय को या राजा को अपने नायक के बारे में सब कुछ सूचना देते रहते थे। ठीक है, मतलब ये दोनों प्रतिनिधि हैं किसके? नायक के या अमर नायक के। और रहते कहाँ हैं दोनों? विजयनगर में रहते हैं, और यह अपनी नायक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन अफसोस कि यह नायंकर व्यवस्था पूर्व के कालों में देखा होगा आपने कि जो सामंत थे, चाहे वो अक्तादारी रही हो या हिंदुओं की सामंत शाही रही हो, वो तभी तक साथ देते रहे हैं जब तक केंद्र ताकतवर रहा है। लेकिन केंद्र जैसे ही कमज़ोर हुआ है, इन्होंने अपनी स्वेच्छाचारिता को दिखाते हुए अपने ही साम्राज्य को ये इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कर दिया था ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, नायंकर अपवाद नहीं है, और इन्हीं नायंकरों की स्वेच्छाचारिता के कारण विजयनगर का पतन हुआ है। तो इनकी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए, चारिता को रोकने के लिए अच्युत देव राय ने एक पद बनाया था जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता है। महामंडलेश्वर का पद यह अच्युत देव राय की रचना है। ठीक है, क्लियर। अब हमको देखना है ग्राम्य व्यवस्था। ठीक है, तो नायंकर व्यवस्था जैसे आपने पढ़ा है वैसे आप पढ़ लीजिए आयंगर व्यवस्था। तो आइए, ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं आयंगर व्यवस्था। तो आयंगर व्यवस्था क्या है? आप कहेंगे प्रत्येक ग्राम में कौन होता था? आप कहोगे कि सर आयंगर होते थे।
आयंगरों की संख्या क्या होती थी? 12 होते थे। यह कैसा पद है? अवैतनिक पद है, इनको वेतन नहीं मिलता। कैसा पद है? वंशानुगत है। ठीक है, अवैतनिक है मतलब वेतन नहीं मिलता, वंशानुगत है। ठीक है, और इनको सेवा के बदले एक भूमि दी जाती थी जिसे मान्या कहा जाता था। मान्या कैसी भूमि है? कर मुक्त भूमि है। ठीक है, अब क्या आयंगर अपने पदों से मुक्त हो सकते थे? जी हाँ, हो सकते थे। अपने पद को बेच करके यह उससे अलग हो सकते थे। ठीक है, ये जो 12 आयंगर हैं, इन 12 आयंगरों में सर्वोच्च आयंगर कर्णिक आयंगर है, और कर्णिक आयंगर के पास ही संपूर्ण गांव की भूमि का लेखा जोखा होता था। ठीक है, और आप याद रखिएगा आयंगरों के नीचे, ठीक है, आयंगरों के नीचे ये कौन दो लोगों को नाम आपको याद रखना है? आयंगरों के नीचे दो और स्टाफ है। कौन स्टाफ है? आप कहेंगे एक है सेने टेयवा, सेने टेवा, और दूसरा कौन है बच्चों? आप कहोगे, ठीक है, तलस भी आप याद रखिए। एक आप और याद रखिए, बेगरा, बेगरा। तो हमने आपसे कहा दो, लेकिन हमने थोड़ा और बढ़ा दिया और हमने कहा कि तलस भी आप जान लीजिए। सेनेटेवा क्या है? गांव के लोगों की जो आय और व्यय होता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? सेनेटेवा रखता है। तलस क्या है? आप कहेंगे सर ये गांव का चौकीदार है, सुरक्षा का काम करता है, चौकीदार। और बेगरा क्या है? गांव के लोगों से यह बेगार लेता है, मतलब लोगों से लोक कल्याण के नाम पर उनसे श्रम लेकर के और लोक कल्याण के लिए यह कार्य करता है। ठीक है, अब हमने इसे पढ़ लिया। जब हमने इसे पढ़ लिया तो अब हमारे सामने एक पॉइंट आता है और उसको भी हम लोग जान लें। ठीक है, और वो है इनकी सैन्य व्यवस्था। विजयनगर कालीन जो सैन्य व्यवस्था है हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, विजयनगर कालीन सैन्य व्यवस्था। ठीक है बच्चों, विजयनगर कालीन सैन्य व्यवस्था क्या है? तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि इनकी सेना 3 भागों में बटी थी। एक तो हाथी की हो गई, दूसरी ऊंट की सेना भी है इनके पास। ठीक है, कौन कौन हो गई? एक तो हाथी हो गई, एक ऊंट हो गया, और एक और पशु वाली ले लीजिए, अश्वारोही। ये इनकी सेना है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा जो सैन्य व्यवस्था है उसमें जो सेना का विभाग है, सेना का विभाग, उसे क्या कहा जाता था? कंदाचार कहा जाता था, कंदाचार। ठीक है, क्लियर? और सेना छावनी में रहती थी। कहाँ रहती थी? सेना छावनियों में रहती थी। ठीक है ना, और इस छावनियों को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सर कड़गम, कड़गम कहा जाता था, कड़गम। ठीक है, कड़गम कहा जाता था। ठीक है बच्चों, और अब हमको एक बात और याद रखना है, सैन्य व्यवस्था में भी हमारे पास इससे ज़्यादा मैटर नहीं उपलब्ध है। और अब हम देखते हैं इनकी न्याय व्यवस्था। तो आइए हम लोग न्याय व्यवस्था भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं इनका जुडिशियल सिस्टम या न्यायिक व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक व्यवस्था, तो अगर हम इनकी न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो हमको याद रखना होगा कि जो प्रधान न्यायाधीश होता था, प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायाधीश, वह कौन था? आप कहेंगे राजा या राय था। क्लियर? और इसके अतिरिक्त प्रांतों का दंडनायक भी न्यायाधीश का कार्य करता था।
फिर प्रांतों का, ठीक है। न्यायाधीश कौन था? दंड नायक था। फिर गांव में न्यायाधीश का कार्य कौन करता था? आप कहेंगे सर आयंगर, ये गांव के न्यायाधीश हैं, ग्राम न्यायाधीश हैं ये, ठीक है। ये भी आपने इतनी चीजें सीखा। और ये न्याय, इनके कानून का स्रोत क्या है? आप कहोगे कि कानून का स्रोत इनके हिंदू विधि है, ठीक है। हिंदू विधि है मतलब आप कह सकते हैं कि वेद है, ठीक है, स्मृतियां हैं और सूत्र साहित्य, ठीक है, यह इनके स्रोत हैं। क्लियर? फिर आप याद रखिएगा, यह जो न्याय व्यवस्था है इसको संचालित कौन करता था? पुलिस। यहां हमको एक बात याद रखना है, पुलिस को जो वेतन दिया जाता था उसे पेनका कहा जाता था, पेनका, ठीक है। पुलिस को, ठीक है, कहां से वेतन दिया जाता था? पेनका से दिया जाता था। और पेनका क्या है? आप कहेंगे कि सर वेश्याओं से जो आय प्राप्त की जाती थी उसी को पेनका कहा जाता था। और ये पेनका किसके लिए आती है, किसके वेतन के लिए काम आती है? आप कहेंगे पुलिस के वेतन देने के लिए। वेश्याओं पर लगा लिया टैक्स, और टैक्स लगाने के बाद ये वसूल लिया, ठीक है। और अब हमको देखना है कि इनका जो दंड है कैसा है, तो आप कहेंगे कठोर है, ठीक है। ये दैवीय परीक्षाएं भी लेते हैं, अंग भंग भी कर देते हैं, मौत की सजा भी दे देते हैं, मृत्यु दंड भी ये देते थे। क्लियर हो गया? अब हमको ये देखना है कि इनके यहाँ न्यायालय के प्रकार कितने हैं। न्यायालय के प्रकार तो आप याद रखिएगा कि इनके पास 4 प्रकार के न्यायालय हैं। सॉरी, न्यायालय जो है ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो पहला न्यायालय है उसको क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठाता कहा जाता था। प्रतिष्ठाता। और दूसरा क्या है? दूसरा न्यायालय क्या है? आप कहेंगे चल न्यायालय है। और तीसरा क्या है? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, मुद्रिता है, मुद्रिता है। और चौथा क्या है? अंतिम क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, शास्त्रिका। ये सर्वोच्च मतलब राजा का न्यायालय है। ये प्रधान न्यायाधीश बैठता था, मतलब राजा इसके अंदर बैठता था, ठीक है ना। और यही सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। मुद्रिता क्या है? ऐसा न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र करता था। चल न्यायालय आप जानते हैं कि यह सर्किट कोर्ट जैसा है, घूम घूम करके यह न्याय करता था। और प्रतिष्ठा क्या है? आप कहेंगे कि सर यह गांव में और नगरों में, गांव और नगरों का अस्थाई न्यायालय है। ये कहाँ का है? ग्राम में और नगर का अस्थाई न्यायालय है, प्रतिष्ठता, ठीक है ना। और आइए अब हम देखते हैं इसके बाद इनके पास पैसे का स्रोत क्या है, पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग क्या डाल देंगे? तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो हेडिंग होगी वह होगी, ठीक है, राजस्व व्यवस्था। विजयनगर में राजस्व व्यवस्था क्या है, रेवेन्यू सिस्टम क्या है। तो आइए देखते हैं। विजयनगर का विजयनगर की राजस्व व्यवस्था। तो हेडिंग डाल देते हैं राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए राजस्व विभाग को क्या कहते थे, विभाग को क्या कहते थे,
तो आप कहेंगे राजस्व विभाग को क्या कहते थे? आप कहेंगे सर अठवने। और अठवने का उल्लेख कहाँ है? अमुक्त मलयद में है। और अमुक्त मलयद किसकी किताब है? आप बोलोगे कि सर केडी राय की है, कृष्णदेव राय का यह, ठीक है, की किताब है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है और यह राजस्व प्रशासन पर लिखी गई किताब है। ये टैक्स कितना लेते थे, कर कितना लेते थे? आप कह देना कि सर 1/6 लेते थे। ठीक है, कैसे लेते थे? आप कहेंगे कि सर भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से लेते थे। तो भूमि सर्वेक्षण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया था। अब भूमि सर्वेक्षण के लिए माप होना चाहिए ना, यूनिट होनी चाहिए। तो भूमि की माप ये कैसे करते थे? आप कहेंगे गंडराय और गंडकोल में करते थे। कौन कौन इकाई है इनके पास? गंड राय, और कौन है? गंड कोल है। ठीक है, और कौन सा है? आप कहेंगे सर नदल लक्कू है। इसी को कहते थे नद लक्कू। लक्कू, गंडराय, गंडकोल और नद लक्कू। ठीक है, ये भूमि माप की इकाई है। अब भूमि का प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि विजयनगर के काल में भूमि का प्रकार कैसा है। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट, ठीक है, भंडारवाद है। भंडारवाद क्या है? आप कहोगे कि सर जी भंडारवाद यह सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है। ठीक है, सेकंड बात आपको क्या करना है? तो आप कहोगे सर उम्बली। उम्बली तो ये गांव में, ग्राम में सेवा के बदले, ठीक है, उत्कृष्ट सेवा के बदले जो करमुक्त भूमि दी जाती थी उसे उम्बली कहा जाता था। ग्राम में विशेष सेवा के बदले जो करमुक्त भूमि दी जाती थी ग्रामवासी को, उसी को क्या कहा जाता था? उम्बली कहा जाता था। फिर तीसरी है रत्त, कोडगे। कोडगे तो आपसे पूछा जाए ये कैसी भूमि है? आप कहेंगे सैन्य भूमि में या सैन्य क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, सैन्य क्षेत्र में विशेष शौर्य के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे रत्त कोडगे कहते थे। ठीक है, फिर कुछ चीजें इसमें आप और याद रखिएगा। एक है कुटगी, यहाँ कटगी लिख सकते हैं, कटगी। कटगी क्या है? तो आप कहेंगे सर ब्राह्मण को, मंदिर को और अन्य किसी भूस्वामी को जो भूमि पट्टे पर दी जाती थी उसे कटगी कहते थे। ठीक है, ब्राह्मण को ले लीजिए, मंदिर को ले लीजिए और किसी भूस्वामी को। ठीक है, जो लैंड पट्टे पर, पट्टा मतलब लीज लैंड जो दी जाती थी उसे कटगी कहते थे। ठीक है, और याद रखेंगे कुदी क्या है? आपसे बस इतना हो गया। कुदी क्या है? आप कहोगे सर विजयनगर में कृषक मजदूरों को कुदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुदी कहा जाता था। और भूमि के मूल्य में इनका भी मूल्य शामिल होता था। मतलब जब भूमि कोई खरीदता था तो कुदी का भी दाम उसी में लग जाता था। ठीक है, क्लियर? मतलब भूमि बिकी तो उसी के साथ ये भी बिक जाते थे। ठीक है, अब हमको एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? वो याद रखना है सिंचाई कर। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। एक दास बंदा, ठीक है, दास बंदा आप याद रखिएगा। दूसरा किसको याद रखेंगे आप? तो आप कहेंगे कटू कोटेज। ठीक है, कटू कोटेज। तो आप कह देना कि तमिलनाडु में, ठीक है, सिंचाई कर को दास बंदा कहा जाता था और कर्नाटक में, ठीक है, सिंचाई कर को कटू कोटेज के नाम से जाना जाता था।
फिर इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि पूरे साम्राज्य में कर समान नहीं था। समान नहीं, ये समान नहीं है, कर टैक्स जो है समान नहीं था। जैसे ब्राह्मणों पर 1/20 लगता था, मंदिर भी यहाँ टैक्स फ्री नहीं है, इनसे भी 1/30 कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त ठीक है विवाह कर भी था, विवाह कर से भी आय प्राप्त होती थी। ठीक है, विवाह मैरिज टैक्स से भी आय प्राप्त होती थी। लेकिन इस टैक्स को किसने समाप्त कर दिया? तो आप कह दोगे कि सर इस टैक्स को कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्लियर। विधवाओं से विवाह करने पर न्यूनतम टैक्स था, लेकिन कुंवारी लड़की से विवाह करने पर, ठीक है, विधवा से विवाह करने पर न्यूनतम टैक्स, कुंवारी लड़की से विवाह करने पर उससे ज़्यादा टैक्स, और वेश्या से विवाह करने पर बहुत ऊंचा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और अब हमको अगली हेडिंग क्या डालना होगा? विजयनगर कालीन सिक्के। तो आइए हम लोग विजयनगर कालीन सिक्कों को भी पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, कॉइन्स एंड कैटलॉग। सिक्के, विजयनगर कालीन सिक्के या कॉइन्स। तो हमको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य में 3 धातुओं में सिक्के चलाए गए हैं, सोना, चांदी और तांबा। तो सबसे पहले इसी को खत्म कर दीजिए। तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो बच्चों याद रखना, चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। सोने के सिक्के को मुख्यतः क्या कहा जाता था? देखो यार, वराह कहा जाता था या पगोड़ा कहा जाता था, पगोड़ा। ठीक। और बच्चों ठीक है, जो सोने के छोटे सिक्के थे, बड़ा तो बड़ा है, लेकिन जो छोटे सिक्के हैं, छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। प्रताप या नहीं और फड़म कहा जाता था। ये छोटे सिक्के हैं। देखो ये 1 रुपया है, ये 98 है, ये 54 है, 25 पैसा। ठीक है ना। और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, उसे याद रखिएगा। जो टकसाल होती थी विजयनगर में, जो टकसाल होती थी, उस टकसाल को जोरा बखाना कहा जाता था। जोरा बखाना कहा जाता था। ठीक है, टकसाल को जोरा बखाना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। देखो लिपि, सिक्कों पर लिपि क्या थी? सिक्कों पर लिपि, तो यार सिक्कों पर जो लिपि है वो 2 ही याद रखना है आपको। एक कन्नड़ याद रखना है और दूसरा संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का ये लोग प्रयोग करते थे अपने सिक्कों पर लेख के लिए। ठीक है ना। अब आकृतियां देखते हैं, सिक्कों पर आकृतियां। तो हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, ये आप कहते हैं ना पूरे संगम काल में, संगम काल में सिक्कों पर हनुमान की आकृति थी। किसकी? भगवान राम के दूत भगवान हनुमान की आकृति खुदी हुई थी। ठीक है, फिर आप आ जाना तुल्लु वंश, तुल्लु वंश के सिक्कों पर। तो देखिए तुल्लु वंश के सिक्कों पर, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, या आप कह सकते हो कृष्णदेवराय के सिक्कों पर किसकी आकृति थी? लक्ष्मी नारायण या वेंकट की आकृति थी। वेंकट की आकृति खुदी हुई थी। प्यारे बच्चों, एक आपको जरूर याद रखना है, अच्युत देवराय कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी है। अच्युत देवराय, इनके सिक्कों पर गरुड़ की आकृति है। ठीक है, लेकिन एक और वंश आता है अराविडु वंश, अराविडु वंश,
और अराबेडो वंश के सिक्कों पर वराह या सुअर की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा सा जब आर्थिक स्थिति की बात जान रहे हैं तो थोड़ा सा इनका व्यापार और व्यवसाय भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए व्यापार और व्यवसाय को भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इनका व्यापार और व्यवसाय। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि इनका व्यापार, ठीक है, आंतरिक भी है, बाहर से भी है। तो इनका जो व्यापार है, ठीक है, व्यापार ये मुख्यतः किन देशों के साथ है? मलाया, या अगर आप ये सब भी नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि सर दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ और मध्य एशियाई देशों के साथ था। मतलब मलाया हो गया, बर्मा हो गया या म्यांमार हो गया, चीन हो गया, अरब हो गया, ईरान हो गया, अफ्रीका हो गया, और अफ्रीका में अबिसिनिया या इथोपिया हो गया। ठीक है, और यूरोप के अंदर पुर्तगाल के साथ इनका व्यापार था। ठीक है, अब ये देखिए, अब मुख्य जो वस्तुएं ये आयात करते थे, तो आयात करने वाली वस्तुओं में क्या था? तो आप कहोगे कि सर मुख्य आयातित वस्तुएं थी घोड़ा, एक तो घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, हाथी दांत हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी दांत हो गया, और क्या होता है? ठीक है, घोड़ा के बाद हाथी दांत, फिर मोती आ गया। मोती कहां से लेते थे? फारस की खाड़ी से लेते थे। मोती कहां से? फारस की खाड़ी से लेते थे। ठीक है बच्चों, और अब अगर आपसे पूछा जाता है और चीजें, तो आप कहिएगा बहुमूल्य पत्थर ये कहां से लेते थे? आप कह देना पेगू से लेते थे या बर्मा से लेते थे यार। बहुमूल्य पत्थर ये कहां से मंगाते थे? पेगू से थे, या वर्तमान म्यांमार से। ठीक है, और अब आता है कि निर्यात की वस्तुएं क्या थी। ठीक है, निर्यात की वस्तुएं, तो देखो भैया, निर्यात की वस्तुओं में कपड़ा होगा। ठीक है, हम जैसा कि आप जानते हो कि कपड़ा हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध रहा है। कपड़ा है, चावल है, इस्पात है, मसाले हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा व्यापार इनके यहाँ चल रहा था। कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रूजीडो, किसकी मुद्रा है? क्रूजीडो। आप कहेंगे कि सर पुर्तगाल की मुद्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है, पुर्तगाली मुद्रा क्रूजीडो का प्रचलन था। और किसका प्रचलन था? आप कहेंगे सर दिनार का भी प्रचलन था। इसका मतलब दिनार का प्रचलन था, इसका मतलब इनका फारस से भी अच्छा खासा व्यापार था। इसके अतिरिक्त फ्लोरीन और डुकेट भी था। फ्लोरीन और डुकेट ये किस देश की मुद्रा है? आप कहोगे सर फ्लोरीन और डुकेट ये दोनों इटली की मुद्रा है। ठीक है ना, ये यहाँ से बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि इनका जो है इन देशों के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक स्थिति क्या है। ठीक है, देखो आप सामाजिक स्थिति देख लो। तो बच्चों देखो, विजयनगर काल की सामाजिक स्थिति, तो यार सीधी सी बात कर लो कि यहाँ पर वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है। लेकिन वर्ण नहीं है परंतु ब्राह्मण तो है ना, और ब्राह्मण ये यहाँ पर सर्वोच्च स्थिति में है, सर्वोच्च स्थिति में है, और यह अदंडनीय है। मतलब ये इनको दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्लियर। अब आप पूछेंगे क्षत्रियों के बारे में, आप कहोगे सर देखो क्षत्रियों के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, परंतु क्षत्रियों का कार्य करने वाले लोग कौन कौन थे? रेड्डी हैं, ठीक है, गौड़ा हैं, ठीक है, देवगौड़ा जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री थे, तो रेड्डी हैं, गौड़ा हैं। ठीक है, ये यहाँ के लड़ाकू वर्ग था और ये सेना में खूब भर्ती होते थे। ठीक है, अब वैश्य शब्द का वहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन वैश्यों का कार्य कौन करते थे? आप कहेंगे सेट्टी करते थे, सेट्टी करते थे, चट्टी करते थे। आप इन्हीं को ठीक है चटियार भी कह सकते हैं, सेटियार भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बात आप और याद रखिएगा, शूद्रों का तो कोई उल्लेख नहीं भाई। ठीक है ना,
बड़वा, बड़वा आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे उत्तर भारत से चलकर विजयनगर साम्राज्य में आने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था, ठीक है ना। और फिर इसके अतिरिक्त कैकुलस, कैकुलस, कैकुलस क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर जुल्हों के लिए जी हाँ, कैकुलस तो लिखा तो है, कैकुलस, ठीक है। और ये कैकुलस क्या है, तो आप बोलो कैकुलस क्या है। आप कहेंगे बुनकरों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है, बुनकर। हाँ, और इसके बाद कंबलतर क्या है, कंबलतर, कंबलतर, कंबलतर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर चौकीदारों को या रक्षकों को कंबलतर कहा जाता था, चपरासी भी कह सकते हैं, ठीक है, कंबलतर, ठीक है, चपरासी लिख देते हैं, ठीक है, चौकीदार भी लिख सकते हैं आप। अब यहां प्रश्न आता है कि क्या समाज में दास प्रथा थी, खूब थी, खूब खूब, ठीक है। और आप याद रखिएगा यहां स्त्री और पुरुष दोनों का व्यापार भी होता था, मतलब मानव व्यापार। और मानव व्यापार को यहां क्या कहा जाता था, बेसबक, बेसबक, बेसबक क्या है, आप कहेंगे कि सर ठीक है मानव का व्यापार, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो स्त्री स्थिति आपसे पूछ दिया जाए कि स्त्री स्थिति क्या है, तो यार देखो ऐसे स्थानों पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे सदैव भोग का विषय मानी जाती थी, ठीक है ना। और जो वेश्याएं थी यहाँ पर, ठीक है, वेश्याएं दो प्रकार की थी, एक मंदिर से अटैच थी और दूसरी स्वतंत्र वेश्याएं थी। तो मंदिर से अटैच्ड होकर के वहाँ पर ये जिसम फरोशी का काम करती थी, ठीक है। अब एक प्रश्न और आ जाता है, ठीक है, शिक्षा ये कहाँ से देते थे, तो आप कह दीजिएगा कि शिक्षा देखिए सर सबसे ज़्यादा शिक्षा तो लोग डायनेस्टी के काल में हुई है। और शिक्षा ये कहाँ देते थे, आप कहोगे कि मंदिर में देते थे, मठ में देते थे, और जो ब्राह्मण शिक्षा देता था उसे अग्रहार कहा जाता था, क्लियर है। और मनोरंजन में ये क्या क्या करते थे, मनोरंजन के लिए हम देख लेते हैं कि मनोरंजन ये कैसे करते हैं। तो देखो रथ दौड़ है, घोड़दौड़ है, मल्ल युद्ध है, ठीक है, कृष्णदेवराय सब में बहुत बड़ा पहलवान था, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये बोमलाट नाटक, बोमलाट नाटक करते थे, मतलब मुखौटा लगा करके जो नाटक करते थे उसी को बोमलाट कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा विजयनगर की एक बहुत बड़ी देन है यक्षगान और यक्ष नृत्य, ठीक है, यक्षगान और यक्ष नृत्य, ठीक है, क्लियर। ये इनका प्रसिद्ध मनोरंजन का साधन रहा है। बच्चों इसी के साथ हमने समाप्त कर दिया है, क्या विजयनगर डायनेस्टी को समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। और अब हम लोग टेस्ट पेपर के द्वारा, ठीक है, ये हमारी जो शेष चीज़ें बनी हुई हैं, बची हुई हैं, उसको हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।